स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। अभी हम मैथमेटिकल टूल्स जो हमने स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी मैथमेटिकल टूल्स के अगले लेक्चर में हम आए हुए हैं, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का क्या रोल है फिज़िक्स के अंदर। कि हमने देखा कि अगर एक पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, किसी एक पॉइंट पर कर्व का स्लोप निकालना हो, उस चीज़ के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करते थे। अब हम इंटीग्रेशन का यूज़ पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या होता है। देखो, जैसा कि पहले हमने पढ़ा है कि भाई फिजिक्स में ना ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है। आपको हर चीज़ की ग्राफिकल वेरिएशन आएगी और ग्राफ में बहुत सारी शेप थी। तो ये जो शेप है, मान लो एक शेप तो ये है। अगर मैं आपको बोलूं, मान लो ये वेलोसिटी है, मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मैं आपको कह दूं भाई इसका एरिया निकाल के बताओ, इस ग्राफ के अंडर का एरिया क्या है। आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, कहोगे सर टाइम बता दो कितना है। मान लो t टाइम है और यहां पर वेलोसिटी v है, तो आप कहोगे हाफ एरिया। आपको पता है एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एरिया इक्वल टू हाफ टाइम बेस की जगह काम करेगा इनटू हाइट। अब हमें जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ बेस की जगह टाइम और वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी हम कह देंगे कि भाई हाफ वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने बड़े आसानी से ये एरिया कैलकुलेट कर दिया। सिंपल है। इसकी जगह अगर शेप ऐसी होती तो भी बड़ा आसान था, रेक्टेंगल से। शेप ऐसी होती तो भी आसान था। वैसे तो ये इनफाइनाइट का है, ये पॉसिबल नहीं है, पर ये अगर शेप होती, यानी एक ऐसी शेप होती जिसका आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो इसकी जगह मैं ऐसे देता हूं आपको, ये शेप होता, ये शेप दे दूं मैं, आप कहोगे सर इसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम। पहले रेक्टेंगल ले लेंगे, फिर ये ट्रेपेजियम ले लेंगे। ये सब शेप का एरिया आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, आसान है निकालना। बट आप सोचो, जो मैंने आपको बताया था, अगर ग्राफ की शेप ऐसी हो, ये वेलोसिटी हो और ये टाइम हो, मुझे इसका एरिया निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुश्किल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर देंगे और तब एरिया निकालेंगे। पर हमको पता है ये जो टुकड़ा है कुछ ऐसा है, नीचे वाला टाइम एक्सिस जो है वो कुछ ऐसा ही है, ऐसे है। ये देखो, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं टुकड़ा, वैसे ये बहुत छोटा है। ये सबके लिए मैं बराबर ले लूं, अगर हर के लिए बेस को dx ले लूं, और ये ऐसी शेप है। अब अगर मैं इसको रेक्टेंगल मान के चलता हूं या ट्रेपेजियम भी मान लूं, तो सीधी लाइन करूंगा। मान लो ट्रेपेजियम मान लूंगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया इस साइड का और इस साइड का, मान लो अगर ये a है ये b है और इनके बीच का डिस्टेंस है h, तो एरिया क्या होगा, हाफ a प्लस b इंटू हाइट की जगह h। पर आप देखो, इस लाइन को सीधा लेने पे ये वाला एरिया अब भी बाहर निकल गया, एक्सक्लूड हो गया। इसका क्या करें? ये तो मिस्टेक आएगी। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं भाई, कि ये जो एरिया है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम जो इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, तो वो हमें प्रॉब्लम करेगा। इस समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने मैथमेटिक्स की ब्रांच की तरफ को मूव किया, और जिसको कैलकुलस कहते हैं। और कैलकुलस का वो पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है, जो हमें मदद करेगा। क्योंकि अगर हम इसमें एरिया निकालेंगे तो सिंपल है, क्या करना है, जो ये dx है ना, ये क्या करो आप, इंटीग्रेशन कहता है fx और dx, इंटीग्रेट कर दो आप, एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर ऐसी वेरिएबल शेप हो, उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन, कोई पूछे क्या है इंटीग्रेशन, क्या है? इट इज कॉन्टिन्यूअस एडिशन। कॉन्टिन्यूअस एडिशन है, हमने समेशन भी पढ़ा था, सिग्मा।
वो डिस्क्रीट एडिशन है, ये कॉन्टिन्यूअस एडिशन के लिए यूज होता है। एंड रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये एक्स स्क्वायर, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल का यूज होता है, जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप है ना, ये ऐसे सीधी शेप नहीं है, ऐसे ही बनाना है आपको ये, और साथ में एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन करने का तरीका, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अब बिल्कुल ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं। पहले मैं शुरू में वो फॉर्मूले लिख रहा हूं जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बाद में वो फॉर्मूले लिखूंगा जिसकी जरूरत आपको कम होती है। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको यूज होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस में c, जो पावर है उसमें एक प्लस कर दो और जितना है उससे जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो, पावर प्लस 1 से। जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx की वैल्यू चाहिए, एग्जाम्पल, क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या करेंगे, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c कांस्टेंट। अगर मुझे कोई बोले इंटीग्रेशन करो रूट x, dx जरूर डालना है क्योंकि आपको पता चलेगा आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका क्या होगा, देखो पावर हाफ का मतलब, रूट का मतलब है पावर हाफ, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करो, x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c, और सिंप्लीफाई कर दो, 2 ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे, x की पावर 3/2 प्लस c, ये वैल्यू है। c एक कांस्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा ये कांस्टेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, इधर देखो आप, हो क्या रहा है, हम यहां बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला ये रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, अभी हमने कहा कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। कैसे रिवर्स है देखें आप, देखो मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं y इक्वल टू x की पावर 7 बाय 7, x की पावर 7 बाय 7, ये y1 दे रहा हूं पहला, और y2 दिया मैंने आपको x की पावर 7 बाय 7 प्लस 8। देखें यहां dy1 बाय dx कितना होगा, ये 7 तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका d बाय dx करेंगे, किसका, x की पावर 7 का। क्लियर है, ये क्या आएगा 1/7, इसको देखो ये क्या होगा, पावर एक कम, पहले पावर से मल्टीप्लाई, पावर एक कम, ये क्या मिला आपको, सिर्फ x की पावर 6। देखो x की पावर 6 का इंटीग्रेशन ये आ रहा था, और जब मैंने इसका, इस टर्म का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये मिल गया। देख रहे हो एक दूसरे के रिवर्स है, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7 है, और x की पावर 7/7 का इंटीग्रेशन x की पावर 6 है। आप कहोगे सर इसमें भी c तो इसमें भी है, अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं dy2 बाई dx करो, तब आप क्या करोगे, d बाई dx ऑफ x की पावर 7/7 प्लस 8, यहां 1/7, d बाई dx ऑफ x की पावर 7 प्लस
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8, यहां 1/7, यहां देखो 7x की पावर 6 और 0, जो 8 है, 8 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी कितना आया x की पावर 6। हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां पर कोई वैल्यू प्लस में नहीं है, यहां पर एक वैल्यू प्लस में है, इंटीग्रेशन उस कांस्टेंट को रिकॉल करता है। अगर ऐसा होता तो यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 लिख देते हम, यहां होता तो इनिशियल कंडीशन हमें बता दिया जाता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम यहां पर c की जगह 8 कर देते, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो डिफरेंशिएशन में लॉस हो गई है, ये टर्म यहां लॉस हो गई है, इसको वापस भी तो लाना है। इसमें नहीं था तो कांस्टेंट की जगह 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर c की वैल्यू कितनी होगी 0, बट इस केस में c की वैल्यू कितनी होगी 8। तो हमें कांस्टेंट के बारे में पता नहीं है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इससे आप इस x की पावर 6 से आप कांस्टेंट का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं। ये जो फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, जैसे इसमें ये कांस्टेंट 8 है, इस कांस्टेंट का ये इंटीग्रेशन कोई आइडिया नहीं देता। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन खाली dx हो तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस में c। जैसे एग्जांपल देखें आप, अगर मैं इंटीग्रेशन 8 dx बोलूं तो आप क्या लिखोगे 8x प्लस c। अगर इंटीग्रेशन मैं log 5 और dx का करूं तो यहां क्या आएगा log 5 इधर x प्लस, यहां सिंपल लिख दो, x पहले लिख दो, x log 5 प्लस c। जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और कांस्टेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि आप इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको जरूरत है, आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत है, दो फॉर्मूले। थर्ड फॉर्मूला देखें आप, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन जरूर कर रहे हैं आप, और डाउट के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है आपका, वहां से आप डाउट पूछते जाएं, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि क्लास आपकी अपनी है। ओके, और इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि ये आगे बहुत हेल्प करेगा हमारा, और अभी से थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी हेल्प करेगा ये। देखें, अगला फॉर्मूला है, अगर इंटीग्रेशन 1/x dx हो कहीं पर, तो इसको हम log x प्लस c लिख देते हैं। कई लोग log ना लिख के ln लिख देते हैं, बेस में e। अगर कहीं पर log बेस e हो, इसको हम ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग। log बेस e वाला एक बेस, एक टेबल वाला log होता है, वो जब मैं लॉगरिथम एक्सप्लेन करूंगा आपको तब समझाऊंगा। यहां याद रखना ये ln है, log बेस e है इंटीग्रेशन के रिजल्ट में। क्लियर? जैसे मान लो मैं आपको दे दूं एग्जांपल, जैसे मैं इंटीग्रेशन 8/x dx बोलूं तो आप क्या कहोगे 8 log x आया सर, 8 का कुछ नहीं और 1/x dx का इंटीग्रेशन log x। बेस में e नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अपने आप इसका मतलब होता है, हम समझ जाते हैं कि ये नेचुरल लॉग है। क्लियर? यहां देखें फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन sin x dx। सोचो, रिवर्स है ये, sin x dx का इंटीग्रेशन। अब सोचो साइन किसका डिफरेंशिएशन है, माइन कॉस का। साइन किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का। साथ साइन, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इधर देखिए आप, फिफ्थ इंटीग्रेशन cos x dx। अब साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है,
तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, जो टेन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। कॉन्स्टेंट लगाना ना भूलें। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस बी। सिक्स्थ इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स हम जानते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। इधर देखिए सातवां इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसका क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर है। और जो आठवां आपको फॉर्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स ही होता है, ये ध्यान रखें आप। ये हमारा इंटीग्रेशन में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखें अब हम करते हैं इसको। मान लो मैं आपको एक इंटीग्रेशन दे रहा हूं y इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6 बाय एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। ये दिया मैंने आपको, इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये आई है आपके पास, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो इंटीग्रल मान लो ये इंटीग्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको डीएक्स के रिस्पेक्ट में। ये इंटीग्रेशन देखो सबको अलग अलग कर सकते हो आप। 3 को बाहर दे लो एक्स की पावर 4 डीएक्स, 6 को बाहर दे लो इंटीग्रेशन का निशान। आप जानते हो डिनोमिनेटर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और x की पावर -3 dx कर देते हैं। ये ऊपर चला गया। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx। dx सबके साथ आएगा, ध्यान रखें आप। फिर क्या होगा इंटीग्रेशन sin x dx। फिर क्या होगा 4 बाहर dx। क्लियर। इसका देखें 3 इधर x की पावर 4 प्लस 1 सिंपल लिख रहा हूं मैं 5 बाय 5 प्लस यहां देखें 6 x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस log x 1 बाय x का log x। साइन का होगा माइनस cos x और dx का x हो जाएगा तो 4x और प्लस में कांस्टेंट तो आना ही आना। यहां देखें 3 बाय 5 x की पावर 5 प्लस यहां देखो -2 आएगा, वो इससे कट जाएगा तो -3 बचेगा। यहां देखिए -2 प्लस 1 -2 वो इस 6 से कटेगा तो कितना हुआ -3 और यहां क्या होगा x की पावर -2 प्लस log x माइनस cos x प्लस 4x प्लस c। ये इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं और इसका हमारे फिजिक्स में यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। कैसे यूज है वो हम अभी देखते हैं। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल भी होता है लाइक डिफरेंशिएशन, तो वो प्रोडक्ट रूल और बाकी के रूल जो है हम अभी ना करके जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब पढ़ लेंगे, उसको उस समय पढ़ेंगे। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले क्या है और मोस्टली हम जो यूज करते हैं उसमें हमारा साइन कॉस इनका यूज होगा, साइन कॉस का यूज हो जाए
साथ में x की पावर n या 1/x इन चीजों का यूज होगा। सिर्फ 4-5 फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं, पर आपको याद सभी रखने हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए मैथमेटिक्स है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर जिनके लिए मैथमेटिक्स जिनके पास नहीं है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन को पॉज करके सारे फॉर्मूले को राइट डाउन कर लें। और ये एग्जाम्पल काफी है, अगर आप और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो वो मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप उससे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि भाई इनका यूज क्या है, हम कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं फिजिक्स में। तो एक सिंपल यूज से चलते हैं हम, जिसको हम जानते हैं अच्छी तरह, जो हमने 9th में पढ़ा है। अभी 9th में हम पढ़ के आए हुए हैं, शायद आपको याद हो, वो नहीं याद है तो रिकॉल करो। क्या पढ़ के आए हम? इक्वेशंस ऑफ मोशन। याद है आपको? इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने। कितनी पढ़ी थी? 3। देखो, हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा जो हमने पढ़ा था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। चौथा जो हमने पढ़ा था वो s nth का पढ़ा था और वो u प्लस a बाई 2l माइनस 1 होता है, ये पढ़ा था। शायद 9th में ये ना पढ़ा हो, इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। ये 3 तो जरूर पढ़ी होंगी आपने, याद करो, आप सब होशियार बच्चे हो, सबको पता है भाई ये तीनों तो हमने पढ़ा हुआ है, सर बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। तो ये 3 इक्वेशंस पढ़ी हमने। अब हम इन 3 इक्वेशंस को हमने डिराइव भी किया था ग्राफ का यूज करके। अब हम जो हमने अभी कैलकुलस पढ़ा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, उस कैलकुलस का यूज करेंगे हम इसमें, यहां पर। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, इसको तो हम यूज करेंगे। मैंने अभी अब तक सिर्फ आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल बताया था जिसमें कांस्टेंट आता था, पर मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हैं, एक इनडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। डेफिनेट के बारे में तो कुछ बताया नहीं। याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं रहता। ध्यान से समझे क्या है। अगर मैं आपको इंटीग्रेशन x स्क्वेयर 1 to 2 dx दे दूं, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। यहां आपको पता है कि कहां से कहां आपको जाना है और इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। कैसे? देखो, इंटीग्रेट कर दो आप, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और यहां लिमिट लग जाएगी 1 to 2। क्या करो, एक बार x की जगह 2 डाल दो, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस एक बार x की जगह 1 डाल दो, तो वैल्यू आएगी 8/3 माइनस 1/3 7/3। ये वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx का। यानी कि अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन कर, इंटीग्रेशन करना है आपको, एक और दे दो एग्जांपल देखें। अगर मैं x और लिमिट देता हूं a से b, इसका इंटीग्रेशन करने को बोलूं आपको, देखो यहां कांस्टेंट नहीं आया, सिंपल वैल्यू आ गई, डेफिनेट, आपको पता चल गया फिक्स वैल्यू का। यहां देखो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2, और इसको बोलते हैं लिमिट। लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट है b। x की जगह एक बार b पुट करेंगे, b स्क्वायर बाय 2, माइनस एक बार x की जगह a पुट करेंगे, a स्क्वायर बाय 2। तो क्या रिजल्ट आएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। ये तरीका है। एक और देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, या मैं बोलता हूं 0 से पाई।
साइन एक्स dx। क्लियर? हमको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। क्लियर भाई? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और लिमिट लग जाएगी। यहां देखो, इस माइनस को बाहर निकाल लो, एक बार अपर लिमिट कॉस एक्स की जगह एक बार ये पुट करेंगे कॉस पाई, माइनस एक्स की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, माइनस बाहर, कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 होता है 1। ये माइनस तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का है, हर बार आ रहा है। देखो यहां देखें कितना आएगा, ये -1 -2 और इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगी वैल्यू। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आपको पता होता है कि आप कहां से स्टार्ट हुए और कहां जाना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स होती है। इससे ज्यादा अभी आपको डीप में नहीं जाना है। ये इंटीग्रेशन कई बार हम यूज करेंगे, यहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो ये हमारा इंटीग्रेशन का मतलब पता चल गया। ज्यादा डीप में नहीं जाना है। कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, कैलकुलस में भी इंटीग्रल कैलकुलस अपने आप में बहुत बड़ा है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर दें, और अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, जो हमारे वहां लिख के रखी हुई है। देखें, देखो ये जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। आपको पता तो है ही, फिर भी मैं बताता हूं आपको। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो सारी इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये किस बात का आइडिया देती है। देखो, मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। आप बी पे खड़े हो, ए से आपने एक गाड़ी आते हुए देखी है। कहां खड़े हो आप? बी पर। गाड़ी कहां पर आ रही है? ए पर। और आपको पता है कि यहां पर गाड़ी की स्पीड यू है। यहां पर पता है आपको गाड़ी की स्पीड यू है। अचानक ड्राइवर क्या करता है, एक्सेलरेटर पे पैर रख देता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, उसका जो एक्सेलरेशन है, अगर ए है, पूरा यहां से यहां आने तक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस भी पता है, और आपको ये भी पता है टाइम कितना लग रहा है। तो अगर आपको ये यहां की वेलोसिटी पता है, ये टाइम पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये एक्सेलरेशन पता है, और यहां की वेलोसिटी निकालनी है, या इनमें से कोई भी 4 चीज पता है, एक चीज नहीं पता, या 3 पता है, एक नहीं पता, तो उन सब में रिलेशन निकालने के लिए इक्वेशंस है। सिंपली किसी में भी देखो, इसमें भी 4 चीजें हैं, इसमें भी एस है, यू है, टी है, ए है, 4-5 चीजों, टोटल 5 ही क्वांटिटी तो है। हर एक में 4-4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, पर टोटल क्वांटिटी 5 है। यहां पर टाइम नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां फाइनल वेलोसिटी नहीं है, पर टोटल तो 5 ही चीजें हैं। तो ये इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को, जो हमने पहले ग्राफ से किया था, अब हम इसको कैलकुलस से डिराइव करेंगे। कैसे? देखो कैसे। वी नो, हमने डिफरेंशिएशन से क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन से हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? अब आप देखो, dv को मैं यहां रख रहा हूं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या आप सोचो a यही है, साथ में dt मल्टीप्लाई हो गया, और यहां dv आ गया। सिंपल कैलकुलेशन। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो यहां हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया है, और अब हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, a dt साथ में dv इंटीग्रेट कर दिया। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, यहां तो मुझे सब पता है, क्या ये इंटीग्रेशन इंडेफिनेट लूं या डेफिनेट लूं? दिमाग सोचने की बात कह रहा है कि भाई क्या लूं, डेफिनेट लूं कि इंडेफिनेट लूं। अगर इंडेफिनेट लूंगा तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, पर मैं तो जानता हूं कि शुरू में जब मैंने देखा तब वेलोसिटी u थी,
जब मैंने यहां से घड़ी का टाइम स्टार्ट किया तो यहां तो टाइम 0 है, और यहां आते आते टाइम कितना लगा है, t लगा है। तो मुझे टाइम भी पता है, मुझे ये भी पता है कि वेलोसिटी यहां u है और यहां v है, तो मुझे टाइम पता है। देखो यहां इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, t। लिमिट इसी के हिसाब से लगाएंगे, यहां टाइम की लिमिट लगाएंगे, यहां वेलोसिटी की, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, लिमिट उसी की लगानी है आपको, एक्सेलरेशन की मत लगाना, ये कांस्टेंट है। तो यहां पर टाइम कितने से शुरू होता है, 0, और खत्म कहां होता है, t पे। वेलोसिटी जब आपने स्टार्ट किया था यहां पर, तब u थी और यहां पर v। तो हमें यहां जो इंटीग्रेशन करना है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, इनडेफिनेट नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं शुरू में और लास्ट की कंडीशंस को। देखो a तो बाहर, और dt का इंटीग्रेशन हमको पता है t है, और लिमिट तो हम लगाएंगे अपर लोअर लिमिट माइनस अपर, साथ में ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। dv का इंटीग्रेशन v होगा, यहां लोअर लिमिट और यहां अपर लिमिट। अब हमको पता है एक्सेलरेशन तो इधर ही आ जाएगा, पहले अपर लिमिट डालेंगे, सॉरी t की जगह पहले यहां t आएगा, फिर -0, फिर यहां देखो अपर लिमिट v माइनस u। तो देखो a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो आप क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, आ चुकी है भाई। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर ली हमने, और यूज क्या किया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इस बार ग्राफ यूज नहीं किए हमने, तो ये फायदा है इसका। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी देखते हैं। वी नो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर से ये करो, इसको इधर की ले आओ, वी डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब देखो वेलोसिटी ये रहा, v इक्वल टू कितना है, u प्लस ए टी, पुट कर दो यहां पर u प्लस ए टी, और dt तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, साथ में dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या होगा यहां, इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन। अब आप सोचो यहां पर क्या लिमिट नहीं पता, यहां भी टाइम के रिस्पेक्ट में है, और हमें पता है टाइम 0 से t है। यहां भी हमें पता है, जब हमने यहां से देखना शुरू किया तो जैसे टाइम 0 था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी। जब ये हमारे पास आया तब इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने काउंट की, हमने इससे पहले का तो काउंट नहीं किया था। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 और यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से s। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, u dt एक आ गया, और a t के साथ dt अलग से आ गया। इसकी भी लिमिट वही रहेगी और इसकी भी लिमिट वही रहेगी, सिर्फ दोनों को अलग अलग कर दिया इकट्ठा ना करके। और यहां पर क्या होगा, इसको एज इट इज रख देते हैं। स्क्रीन को पॉज करके उसको राइट डाउन करना है आप। अब देखें, यहां देखें u है, साथ में dt है, तो u तो कांस्टेंट है, u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t प्लस, यहां देखिए a तो बाहर आ गया, और t dt का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन t dt, यहां देखें t की पावर 1 है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा, t की पावर 2 बाई प्लस में c। पर यहां कांस्टेंट तो डाल रहे नहीं क्योंकि बाउंडेड इंटीग्रेशन है, तो यहां क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, और यहां लिमिट क्या आएगी, 0 से t। क्लियर है। देखो ये वाला फॉर्मूला, यहां ये c नहीं आएगा क्योंकि बाउंडेड इंटीग्रेशन है डेफिनेट। यहां देखें dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करो, u
टी माइनस जीरो, ए टी स्क्वेयर बाय टू माइनस जीरो, एस माइनस जीरो, क्या होगा यू टी, यहां से क्या होगा हाफ को अलग ले लो और ए टी स्क्वेयर को अलग ले लो, यहां एस। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। दूसरी इक्वेशन भी आ गई हमारे पास। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करते रहें बीच बीच में। अब देखें हमने क्या पढ़ा, वी नो, हमने पढ़ा था कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है और v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है ना, ये पढ़ा था हमने। ये हमने पहले इक्वेशन से डिराइव किया था, ये दूसरी इक्वेशन में यूज किया हमने। इससे हमने पहली इक्वेशन निकाली थी, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो दोनों को। देखो डिवाइड करके क्या आएगा, खुद ट्राई करो, हल्का सा करते रहें। पेन कॉपी तो है ही आपके पास, आई नो इट। ट्राई करो, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, a बाई बी, यहां देखें dv बाई डी टी और यहां पर भी dx बाय dt। देखो ये dt और ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, dv बाय dx। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, a dx v dv। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन a dx और v dv। अब हम यहां भी देख रहे हैं, हमें x की भी इनिशियल वैल्यू पता है 0 और फाइनल वैल्यू s, तो यहां पर भी हम लिमिट लगा सकते हैं 0 से s। वेलोसिटी का भी हमें पता है, शुरू में हमारी u थी और बाद में जब हम देख रहे हैं तब v है। अब इंटीग्रेट कर दो, a तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन होगा x और 0 से s। यहां देखो v dv का, जैसे t dt का t स्क्वायर बाई 2 था, इसका क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u से v। यहां देखिए a लिमिट लगा दे s माइनस 0, यहां क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या होगा as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये तीन इक्वेशंस तो आपने बड़े आराम से पढ़ी होंगी क्लास 9th में भी। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर दें, फिर मैं आपको आपकी चौथी इक्वेशन के बारे में बताता हूं कि एक्चुअल में फोर्थ इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो कैसे बनाई है। तो क्लास 11th में फोर्थ इक्वेशन पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करें। देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। मैंने इसको मिटाया नहीं, ये इक्वेशन है। देखो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ये क्या होता है, इसको हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस भी है और एक शॉर्ट प्रोसेस भी है। तो हम लॉन्ग प्रोसेस से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे, बहुत हेल्पफुल है ये। देखो कैसे, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसका क्या मतलब है, देखो समझना। अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है S, आपको पता नहीं है। यहां पर आपको पता है वेलोसिटी है U
और एक्सेलरेशन क्या है, मान लेता हूं ए से बी जाने में अगर आपको पता है यहां पर आपकी वेलोसिटी u है, योर एक्सेलरेशन इज a, देन यू कैन इजीली फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। मान लो टाइम कितना लगता है t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। ये टोटल टाइम t का डिस्प्लेसमेंट है बेटा, टोटल टाइम का जो यहां से यहां जाने का लगा। पर आप सोचो एक सेकंड, मान लो यहां से यहां जाने का t है 10 सेकंड मान लो, तो ये एक सेकंड में इतना चलता है, दूसरे में इतना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखो 10वां। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आप, ये फर्स्ट सेकंड पूरा होता है, यहां सेकंड, यहां थर्ड, यहां फोर्थ, यहां फिफ्थ, यहां सिक्स्थ, यहां सेवंथ, यहां एट्थ, यहां नाइन्थ, और यहां पर 10 सेकंड पूरा होता है। मैं आपसे बोलूं कि मुझे सिक्स्थ सेकंड का बताओ, देखो फिफ्थ सेकंड यहां पर खत्म हो गया है, तो यहां से लेकर के मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस मुझे बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सिक्स्थ सेकेंड, यानी जैसे 5 सेकंड पूरे हो गए, उसके बाद छठा सेकंड आने से पहले आपने कितना चला है वो बताना है। यानी 5वें सेकंड से छठे सेकंड के बीच में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना है आपको। तो अगर एस सिक्स्थ निकालने को मुझे कोई बोले छठे सेकंड का, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं टोटल 6 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा और उसमें से 5 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। नहीं, देखो कैसे भाई, देखो टोटल 6 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, यहां से यहां, टोटल 5 सेकंड में मैं कितना करूंगा, ये तो मुझे तो यही पूछा है ना आपने, तो इस पूरे में से जब मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मुझे ये तो मिल ही जाएगा, ये यही तो कैलकुलेट करना था मुझे। तो अगर 6 सेकंड का निकालना है तो टोटल 6 सेकंड का निकाल दो और उसमें से 5 सेकंड का भी निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो। जैसे सपोज करो मैं किसी काम को 30 डेज में करता हूं, पर डे थोड़ा थोड़ा काम करता हूं। जब मैंने 30 डेज काम किए, मैंने कितने डेज, 30 डेज। अगर आप मुझसे ये जानना चाहो कि मैंने 24th डे में कौन सा काम, कितना काम किया था, तो सिंपल तरीका है, पहले मुझे मेरे 24 डेज का काम निकाल लो, 25 डेज का काम निकाल लो, तो 25 डेज में से 24 डेज माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर दिन में मैंने कितना काम किया था। वही तरीका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल तरीका, क्या करेंगे यहां, एस, देखो सिंपल, एस 6 है ना, तो u t की जगह 6 प्लस हाफ a t की जगह 6 का स्क्वायर माइनस u 5 प्लस हाफ a 5 का स्क्वायर। तो देखो 6u हाफ a 36 माइनस 5u माइनस a बाई 2 25। यहां देखो 6u 5u कितना बचा, u प्लस a बाई 2 बाहर आ गया, 36 में से 25 गया, कितना बचा 11। और मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था आपको याद है, एस एन एच का फॉर्मूला लिखा था u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर 6 सेकेंड का बोला तो u तो ऐसे ही, a बाई 2 ऐसे ही। यहां देखो 6 सेकेंड है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 1 11। यानी कि अगर मैं nth सेकेंड बोलूं आपको, एस एन एच का मतलब होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। जैसे मैंने आपको 6 सेकंड का बोला तो 6 सेकंड माइनस 5 सेकंड, तो nth सेकंड के लिए n सेकंड और उससे 1 सेकंड जो कम है उसका माइनस कर दो, फॉर्मूला लगा दो। यहां u टाइम की जगह n है,
a/2 इसकी जगह n का स्क्वायर माइनस u टाइम की जगह n-1 a/2 n-1 का होल स्क्वायर। यहां देखो un प्लस a/2 साथ में n स्क्वायर माइनस, यहां देखो इसको खोलेंगे माइनस un, यहां देखो प्लस का u, इसको देखो यहां पर माइनस का a/2 और साथ में n-1 का होल स्क्वायर। यहां देखें ये और ये कैंसिल आउट, बचेगा कितना u प्लस यहां से a/2 कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से भी, यहां क्या बचेगा n स्क्वायर, यहां क्या बचेगा n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखें u प्लस a/2, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो a प्लस बी a माइनस बी, देखो ये a है और ये b है, तो देखो एक बार a प्लस बी, इसमें इसको प्लस करेंगे और एक बार इसमें से इसको माइनस करेंगे, u प्लस a/2 2n-1, ये तो फॉर्मूला आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला ये था, ये मैंने बिना कैलकुलस की मदद से किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कैलकुलस की मदद से इसको करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है, आपकी अपनी क्लास, तो रिवाइज करें, डाउट्स को कमेंट में लिखें और अगली क्लास तक के लिए पढ़ते रहें बेटा।